आप सभी का सिविल में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जानते होंगे हम लोग एसएससी जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एसएससी जी 2004 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, ताकि आपको मालूम पड़ पाए कि सॉइल मैकेनिक्स में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, या आप चाहे जैसे ही प्रैक्टिस करो पर आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन क्लास कर रखी है, जो कि बहुत छोटी-छोटी क्लास होती हैं, जिसमें हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन करते हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज आगे से ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ताकि आपको रोज़ाना क्लास मिल सके, और रोज़ाना हमारी क्लास होती भी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 है, ठीक है। हो सकता है सीरियल में कुछ इधर उधर एरर हो, पर ये जो है आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। जैसे दिया आपको स्टोक, आपने नाम सुना होगा, स्टोक्स, डार्सी लॉ सुना होगा, पॉइजली सुना होगा, टर्बक सुना होगा। तो आपने स्टोक में सुना होगा, एक स्टोक लॉ होता है, इसके साथ हम लोग जो स्फेरिकल पार्टिकल होते हैं उनकी हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी ज्ञात करते हैं, जो आपकी होता भी है बराबर G-1 इंटू ओमेगा डब्लू डी स्क्वायर डिवाइड बाई 18 म्यू। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टोक को आप किससे मिलाओगे? फ्लो थ्रू कैपिलरी। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। देखो, जैसे ही अगर कोई इस तरह का से आए कि आपको मैच करना है, तो आपको जो पता वो पहले मिलाना प्रयास करो। तो स्टोक का हो जाएगा क्या? स्टोक आपका हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल। क्या बताता है? वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल बताता है। एक हो गया 5। आगे देखो डार्सी, आपने डार्सी भी पढ़ा होगा, डार्सी लॉ आपने सुना होगा। अच्छा हाँ, स्टोक लॉ से क्वेश्चन पूछता है, इसकी जो रेंज होती है, जो स्टोक लॉ होता है वो आपके लेमिनार फ्लो के लिए रेंज होता है, और ये वेरी करता है आपके 0.2 mm से लेकर के 0.0002 mm तक ये वेरी करता है। ये इसकी जो है लेमिनार फ्लो की रेंज होती है, ठीक है। डार्सी लॉ की बात करें, ये कि हमको क्या होता है? डिस्चार्ज को बताता है, जो कि हमारा जो सॉइल होना चाहिए इस केस में लेमिनार कंडीशन तो होनी ही नहीं होनी चाहिए, प्लस आपको 1 डायमेंशनल फ्लो। और जो फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए हम लोग यहाँ पे डार्सी लॉ का यूज करते हैं। तो ये आपको जो बताता है आपका, ये आपको बताता है कि फ्लो ऑफ वाटर को, वो भी कहाँ? थ्रू सॉइल मास, मतलब सॉइल मास से जो होके जाता है। तो क्यू इक्वल टू के इंटू आई इंटू ए, आपने इसको सुना होगा, इस वाले फार्मूले को 12 आपने देखा होगा। तो डार्सी लॉ का हो जाएगा बी का 4 हो जाएगा। पॉइजली आपने नहीं सुना होगा, शायद सुना भी होगा, कैपिलरी में फ्लो थ्रो कैपिलरी हम लोग करते हैं। तो सी का हो जाएगा 1। और अटरबर्ग अटरबर्ग हो जाता है कंसिस्टेंसी लिमिट के बारे में बताता है। अटरबर्ग लिमिट आपने सुना होगा, जिसमें हम लोगों ये आपने चार्ट देखा होगा। इस चार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि आपके पास ये लिमिट होती है, कंसिस्टेंसी लिमिट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेट होता है, सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड, ये वाला चार्ट। तो आपको वही अटरबर्ग लिमिट होती है। तो आपका कंसिस्टेंट लिमिट हो जाएगा। तो कहाँ पे? ए का 5, बी का 4, सी का 1। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका हो रहा है, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। तो इनको इस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सैंड जनरली अटेन साल्ट इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो हमारी सैंड होती है वो कंटेंट मतलब कि रखती है साल्ट, अगर उसके अंदर साल्ट मौजूद है तो वो कहाँ से प्राप्त की? नाला बेड से, रिवर बेड से, ऑप्शन सी बेड से। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ध्यान रखना, जो सैंड होती है अगर हमको सी बेड से प्राप्त होती है, तो वहाँ पे हमको मोस्टली हमको जो है साल्ट की रिप्रेजेंट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस है। फार्मूला बेस क्वेश्चन आता है, अगर प्लास्टिक लिमिट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बना है, व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स। तो आपको सबसे पहले लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला पता होना चाहिए। तो आई एल इक्वल टू क्या होता है? एन पे बताया था, डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी डिवाइड बाई डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पे। डब्ल्यू एल मतलब क्या हो? नेचुरल वाटर कंटेंट हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गई, लिक्विड लिमिट हो गई, और बाकी प्लास्टिक लिमिट हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ो, सॉइल हैज लिक्विड लिमिट 60%, प्लास्टिक लिमिट 35, सिंकल लिमिट 20% एंड इट हैज़ ए नेचुरल वाटर कंटेंट 50%। तो पहले है 50, मतलब 0.50, माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी है? 35, 0.35 डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको सिंकल लिमिट क्यों बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, और इसका यूज नहीं है यहाँ पे। लिक्विड लिमिट क्या आपका है? 60.60, और आपकी प्लास्टिक लिमिट क्या आपकी है? 0.35, बटा दो, यहाँ हो जाएगा 0.15 डिवाइड बाई, और 35 5 40, 0.25, 0.25, 5 3 15, 5 25, 5 6 30, 0.6 आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो लिक्विडिटी इंडेक्स का मान जो होगा वो 0.6 होगा, ठीक है। तो ये दो फार्मूले हैं, एक आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स का, जो कि होता है आपका, जो कि आपका होता है डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू एन डिवाइड बाई के डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी। एक होता है आपका प्लास्टिसिटी लिक्विडिटी इंडेक्स आई एल, जो कि होता है डब्ल्यू एन माइनस के डब्ल्यू पी डिवाइड बाई के आपका डब्ल्यू एल माइनस के डब्ल्यू पी।
अच्छा, इनमें संबंध क्या होता है, आई सी प्लस आई एल इक्वल टू 1 के बराबर भी होता है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक होता है टफनेस इंडेक्स आई टी इक्वल टू, आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए, आई पी अपान आई एफ होता है। एक होता है सेंसिटिविटी, एक होता है आपको सेंसिटिविटी, तो वो क्या होता है आपका सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होता है, क्यू यू अनडिस्टर्ब अपान क्यू यू डिस्टर्ब सॉइल का जो रेशियो होता है, ये आपकी सेंसिटिविटी होती है। आपने एक एक्टिविटी सुना होगा, एक्टिविटी क्या होता है, आईपी अपन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल होता है, ये एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी अगर लेस देन 0.7 है तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.25 के बीच में है तो आपकी क्या होगी, वो क्या मीडियम एक्टिव होगी या नॉर्मल होगी, या फिर कहेंगे कि ग्रेटर देन 1.5 हाईली एक्टिव होगी। ये क्वेश्चन जाके पूछा जाता है, एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्वेश्चन था, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द पोर ऑफ सॉइल आर कम्प्लीटली फुल ऑफ एयर, मतलब कि जो आपका सॉइल पार्टिकल का फेज डायग्राम है, इसमें अगर नीचे सॉलिड है तो जो यहाँ पे खाली स्थान है इस वाइड में केवल केवल आपका एयर भरा है, केवल केवल क्या भाई, एयर भरा है, तो इसको हम लोग कहेंगे ड्राई सॉइल। ठीक है। वेट सॉइल क्या होती है, फुली सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है कि इसमें पूरा का पूरा पार्टिकल जो है एयर ना होकर के वाटर से भरा हुआ। पार्सली में क्या होता है, 3 फेज होता है, एक आपका नीचे सॉलिड होता है, नीचे आपका वाटर होता है, फिर एक आपका एयर होता है। मतलब तीनों चीज़ें हमें होती है, मतलब कि कुछ वाइड में जो खाली स्थान होता है उसमें आपका उस खाली स्थान में आपका जो है पानी भी हो सकता है और आपका जो है हवा भी हो सकता है, मतलब वाटर भी होगा और आपका एयर भी होगा। तो वाइड में आपका अगर वाटर और एयर दोनों है उसको हम लोग पार्शियल सैचुरेटेड में काउंट करेंगे। अगर केवल केवल फुल ऑफ एयर भरा है तो उसको हम लोग कहेंगे ड्राई सॉइल। अगर फुल ऑफ वाटर है तो फुली सैचुरेटेड सॉइल के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉइल सैंपल हैज वाइड रेशियो 0.5 एंड पोरोसिटी विल बी क्लोज टू। इसको हमने कई बार क्वेश्चन आपको आ चुका है, आता ही रहता है। रिलेशन आपको पता ही होगा, एक होता है एन इज इक्वल टू ई अपान 1 प्लस के ई, और एक होता है आपका ई इक्वल टू एन अपान 1 माइनस एन। तो इन दोनों को आपको लगा सकते हो। इसको क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में आपको कमेंट बॉक्स में इसको आंसर देना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको जो है होमवर्क में करना है, कमेंट बॉक्स में देना है आंसर। अब आपको पता है कि जो भी सॉइल का फार्मेशन होता है तो कुछ जियोलॉजिकल फार्मेशन होती है, मतलब कि जब आपकी जो रॉक्स होती हैं, जैसे अगर हम बात करें कि जो एक्सपोज रॉक होंगी उनके ऊपर क्या होता है, इरोजन होता है। अब इरोजन जो है कई तरह से होता है, एक आपका फिजिकल भी होता है, आपका केमिकल वेदरिंग होता है। ठीक है। तो इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे कोई आपकी पेरेंट रॉक है, फिजिकल बदलिंग हुई है, केमिकल बदलिंग हुई, यहाँ से टूट टूट के जो ये हैं टुकड़े यहाँ पे निकल के आए, अगर इनको कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जैसे कि वाटर हो गया, फिर एयर हो गया, या फिर कहीं ग्लेशियर के द्वारा, या कहीं जो है ग्रेविटी के थ्रू जब ये फार्मेशन होगी सॉइल का, तो वो उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। अगर वाटर से बनी तो उसको हम लोग कहते हैं एलोवियल, अगर एयर से बनी तो एओलियन सॉइल, अगर विंड से बनी तो ये भी एओलियन सॉइल। इसमें भी दो प्रकार की होती है, एक होती है डोन्स, एक होती है लुइस। फिर आप अगर बात करें कि एओलियन, फिर आपकी जो है अगर झील की तली पे, झीलों की तली पे बन गई तो उसको लेकेस्टाइन, अगर मैराइन बन गई तो उसको हम लोग मैराइन सॉइल कह देते हैं। फिर अगर यहाँ पे आता है ग्लेशियर से ड्रिफ्ट बन जाती है, कोलोबियल सॉइल आपकी जो ग्रेविटी से बन जाती है, टेलोस, आपने टेलोस का नाम सुना ही होगा। तो इस तरीके से फिजिकल वेदरिंग होती है। इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहले किसी किसी चट्टान का क्या होता है, वेदरिंग होता है। और वेदरिंग के बाद क्या होगा कि उसमें जो भी चट्टान टूट फूट जाएगी तो कहीं ना कहीं जा करके वेदरिंग होने के बाद वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वाटर, एयर, ग्लेशियर कुछ भी हो सकता है। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद वहाँ पे उनका जमा होगा, डिपोजिशन होगा, और कुछ समय बाद फिर से अपना उत्थान कर लेंगी, मतलब फिर से वहाँ पे वो अपहेबल हो जाएंगी। तो आप लोग देखो ऑप्शन में कि सबसे पहले क्या होगा, और सबसे पहले अपहेबल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। यहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले उसका बेदरिंग होगा, तो बी और डी में बेदरिंग है। लेकिन अब बेदरिंग के जस्ट बाद अपहेबल नहीं, बेदरिंग के जस्ट बाद क्या होगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर उसके बाद कहीं पर जमा होगा, जमा होगा अभ्युत्थान होगा उसका। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। तो ये एक फार्मेशन होता है, जैसे कि अगर आपने बात देखा होगा हाइड्रोलॉजी के अंदर एक वाटर साइकिल होती है, वैसे इस प्रकार से सॉइल के फार्मेशन में एक साइकिल बनती है। सबसे पहले वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद जो भी वेदर पार्टिकल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद जो हमारी सॉइल बनेंगी, वो हमारी जो सॉइल होंगी डिपॉजिट करेंगी। और कुछ सॉइल क्या होती है ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे दो चीज़ एक टर्म याद रखना। एक आपको आता है रेजिडुअल। अब रेजिडुअल सॉइल क्या होती है, बहुत से लोग नहीं जानते रेजिडुअल सॉइल, तो भैया जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो ध्यान रखना। अगर मान लो कि कोई आपकी पेरेंट रॉक है और इसका वेदरिंग हुआ, और वेदरिंग होने के बाद यहीं पर ये जम गई, मतलब यहीं पर इनका जमा हो गया, मतलब जो सॉइल बनी आपकी और जमने के बाद यहीं पे जो है ये रुक गई और यहीं पे इनका जमाव हो गया और ये कहीं आगे नहीं मूव कर रही हैं, तो इनको हम कहेंगे रेजिडुअल सॉइल। और कुछ पार्टिकल यहाँ से टूट करके आगे घूमते घूमते यहाँ पे आकर के इसका जमा हुआ, मतलब यहाँ पे आकर बन गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे। ठीक है भाई। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल अलग होती है, एक होती है रेजिडुअल सॉइल। मतलब रेजिडुअल मतलब क्या हो गया, वहीं पर जहाँ पे उनका निर्माण हुआ अपने माता पिता के पास ही वो रुक गई, उनको कहेंगे रेजिडुअल। और जहाँ पर वो दूर जाकर कहीं आकर जमा होती है तो उनको कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, उम्मीद करना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जितने भी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सॉइल मैकेनिक्स में क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कहीं पर भी, एसएससी जी खासकर एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर 2004 से लेकर के, तो सारे आपको यहाँ पे कराने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको नॉलेज हो जाएगा। देखो भाई, देखो तैयारी कैसे होती है। सबसे पहले आप अपने बेसिक को तैयार कीजिए, और बेसिक कहाँ से आएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएगा। क्योंकि आप अगर पहले से ही हाई लेवल आप चले जाओगे तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप बेसिक एसएससी जी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन को बेसिक बनाइए। एक अपना एक बेसिक, जैसे कहते हैं ना, घर बनाने से पहले एक फाउंडेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं हुआ तो आप आगे नहीं, आगे तुम्हारी वाल जो है नहीं लोड को बेयर कर पाएगी, वो गिर जाएगी, धंस जाएगी, पंचिंग हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है एसएससी के जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उनको देखो कि क्या हमारी जो तैयारी है, आपने थ्योरी तो कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, उसको पढ़ने के बाद जितने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन आए उनको देखो कि हाँ क्या लेवल पूछ रहा है। और जब शुरुआत से करते जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ लेवल धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। जब आप जैसे आप अचानक से यहाँ तो पहुँच नहीं जाओगे इस वाले ग्राफ पे। सबसे पहले आपको अपना स्टेटस स्टार्ट ऐसे 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 ग्रोथ ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता है, ठीक है ना, कि आप ऐसे ऐसे ग्रोथ तुम्हारा बढ़ोगा। तो ग्रोथ आसानी से ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रोथ करो तो आप काफ़ी कुछ सीखते चलोगे। इस क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं भाई, वो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप मिनटों में से उड़ा दो। वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग ए पोरोसिटी 0.32, मतलब पोरोसिटी दे रखा है 0.32, और मॉइस्चर कंटेंट आपको दे रखा है 25। वाइड रेशियो निकालना है। तो अब यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट क्या ही काम, कुछ नहीं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/1 - n कर दो। 0.32 डिवाइड बाई 1 - 0.32, घटा दोगे कितना आ जाएगा, 8 6 0.32 68। तो 0.32 को मान लो 0.30 और उसको मान लो 0.70, क्योंकि देखो ये क्या है 0.32 और ये क्या है 0.68। अब इसको तुम भाग दोगे तो थोड़ा वो अटपटा लगेगा। इसको मान लो क्या है 0.30, इसको मान लो 0.70, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा 3/7। तो 0.7 चौक 28, 28 और 7 दूनी 14, जो 0.42 लगभग आएगा। 0.42 कहाँ पे आ रहा है, एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन में 0.47, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ एनालिटिक तरीके से करके हम लोग एग्जाम में करते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलती करके आते हो एग्जाम में, बाद में कहते हो भाई नंबर नहीं आ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं गलत करने चाहिए ना। अब ऐसे क्वेश्चन गलत सही कब होंगे, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, आपको लगता है ये हाँ हम कर लेंगे, ये तो हमारे लिए आसान है। भाई आसान तो है, पर एक बार प्रैक्टिस किए रहोगे तभी वहाँ कर पाओगे। हो सकता है गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको छोटा, मतलब कि आपको जीरो लेवल भी पकड़ना होगा, वो अप लेवल भी चलना होगा। तैयारी ऐसे ही होती है, ना कि ऐसे होती है। तो ग्रोथ कर्व ऐसे बढ़ता है। तो आप धीरे धीरे तैयारी करो, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। पहले एसएससी की प्रीवियस क्वेश्चन करो, फिर आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। आप पहले स्टैंडर्ड बुक लेके बैठ जाओगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, समझो, तैयारी ऐसे नहीं होती, आराम आसाम से आसानी से होती है, फिर आपको कमियाँ लगेगी क्या चीज़ें। आगे बढ़ो। विच आर द फॉलोइंग सॉइल हैज द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। आपको पता है एक होता है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, जो कि होता है D60/D10। अब ये D10 क्या है, मतलब कि 60% पार्टिकल ऐसे हैं जो कि उस शेप से फाइन पार्टिकल पास हो जाते हैं। फिर D10 क्या है, 10% पार्टिकल ऐसे हैं जो कि उससे फाइन हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं। तो ये साइज के सीज के साइज को बताता है। लेकिन यहाँ पे CU = D60/D10, ये क्या होता है, ये पार्टिकल साइज के रेंज को बताता है। पार्टिकल साइज के ये रेंज को बताता है कि इसका रेंज क्या है। अगर CU का मान कहा जाता है, अगर CU का मान 1 से 5 के बीच में, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। अगर CU का मान 5 से 10 के बीच में, उसको हम लोग कहते हैं पोरली ग्रेडेड सॉइल। और CU का मान ग्रेटर देन 10 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल। अच्छा, ये वेल ग्रेडेड, पोरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या है। जो आपका यूनिफॉर्मली ग्रेड होता है उसका मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्मली मतलब क्या हो गया, उसके अंदर सभी पार्टिकल एक ही सेम साइज के हैं। अगर 2 mm का कोई पार्टिकल है तो जितने भी पार्टिकल होंगे वो 2 mm की ही होंगे, 2 mm के होंगे। अगर जो हमारे पास वेल ग्रेडेड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं वेल ग्रेडेड, अब इसमें क्या होगा, छोटा पार्टिकल होगा, बड़ा पार्टिकल भी होगा, बड़ा पार्टिकल छोटा, छोटा बड़ा, मतलब इसमें अगर हम कहें तो 1 से लेकर के 100 mm की पार्टिकल भी सारी चीज़ें इसमें होंगी। मतलब जो वेल ग्रेडेड होता है उसके अंदर छोटा पार्टिकल भी होगा, बड़ा पार्टिकल भी होगा, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसका सब कुछ अच्छा होगा। पर जो यूनिफॉर्मली प्रोडक्ट साइल होते हैं उसमें किसी एक प्रकार के कण के, अच्छा जो पोरली होता है उसमें क्या, किसी एक प्रकार के कण अधिक मात्रा में होते हैं। जो पोरली होता है उसमें किसी एक प्रकार के कण अधिक मात्रा में होंगे। अगर मान लें 4 mm है तो 4 mm के पार्टिकल ज़्यादा होंगे और देन 2 mm 1 mm के। तो ये होता है पोरली ग्रेड। तो इनको आपको ध्यान रखना चीज़ें, ठीक है। तो अगर कह रहा है क्वेश्चन कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10, अगर 10 से अधिक है उसको हम लोग कहेंगे वेल ग्रेड। ऑप्शन नंबर ए आपको जगह राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाटर कंटेंट। देखो सॉइल सैंपल अगर आप लेकर आते हो तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंटेंट निकालते हैं कि अच्छा उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना मौजूद है। तो सैंपल इट डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द गिवन सैंपल एट ए गिवन टेम्परेचर एंड द वेट डिटरमाइंड आफ्टर ड्राइंग इट फॉर 24 आवर टेम्परेचर रेंज।
आपको पता है कि ओवन ड्राइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को वाटर के अंदर निकालते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है उसका ध्यान रखना। अगर आपके पास इनऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए टेम्परेचर होता है 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसके लिए टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपके पास सॉइल ऐसी है जिसके अंदर कैल्शियम एंड कंपोनेंट ऑफ जिप्सम के हैं, उसके लिए टेम्परेचर रेंज होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीनों को ध्यान रखना, ठीक है। और आपको बता देते हैं वाटर कंटेंट निकालते कितने तरीके से हैं। सबसे पहला एक तरीका होता है कि ओवन ड्राइंग मेथड, जो कि अभी हमने डिस्कस किया टेम्परेचर रेंज के बारे में। दूसरा जो आपका होता है वो होता है टॉर्जन बैलेंस मेथड। टॉर्जन बैलेंस मेथड होता है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। फिर आपका तीसरा होता है पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड से ज़्यादा वाटर कंटेंट भी निकालते हैं और आपकी सॉइल की स्पेसिफिसिटी भी निकालते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे ध्यान रखना। अगला है कि सैंड बाथ मेथड, जो कि एक फिल मेथड होता है। सैंड बाथ मेथड भी आपका होता है वाटर निकालने के लिए। एल्कोहल मेथड भी होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड भी होता है, रेडिएशन मेथड भी होता है। तो ये 5 6 7 मेथड होते हैं जिसके द्वारा हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं। अच्छा, कैल्शियम कार्बाइड मेथड को एक और चीज़ कहते हैं। कैल्शियम, जो आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है उसमें एक चीज़ और होती है, आपको बताना है वो क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है इसको कौन सी विधि कहते हैं और इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, इस बात को बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग इस और विधि के नाम से जानते हैं। और दूसरी बात, इसमें कौन सी गैस रिलीज होती है आपको कमेंट में ऑफलाइन करके बताना है भाई, ठीक है। नहीं बताया तो कह देना भाई हमको नहीं पता, हम आपको वहाँ पे ऑफलाइन कमेंट का रिप्लाई कर देंगे, पर बताने की कोशिश करना। ऐसा नहीं होता भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। फंडामेंटल रिलेशनशिप ड्राई डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा गामा बल्क का, जो कि होता है जी ओमेगा डब्लू 1+W, ये होता है फंडामेंटल 1+ के ई होता है। इसी में आपको चेंज करोगे तो ओमेगा डब्लू जी प्लस सेचुरेशन इंटू वाई रेशियो 1+E मिल जाता है। इसी को अगर हम लोग अगर ड्राई के रेस्पेक्ट में देखें तो हो जाता है गामा डी इक्वल टू जी ओमेगा डब्लू डिवाइड 1+ के ई हो जाता है। गामा बी इक्वल टू आपने पढ़ा होगा जी ओमेगा डब्लू इंटू 1+W डिवाइड 1+ के ई होता है। गामा डी इक्वल टू आपका होता है जी ओमेगा डब्लू अपन 1+E होता है। वाटर कंटेंट अगर आपका 0 हो गया तो ये फॉर्मूला निकल के आता है। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल के आता है। रिलेशन आपका होता है गामा डी इक्वल टू गामा प्लस 1+W होता है, ठीक है। इन दोनों से आपका ये आता है, इन्हीं दोनों से आपका ये वाला फॉर्मूला आपका आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। जहाँ पे गामा क्या आपका है वो बल्क डेंसिटी है, डी क्या है ड्राई डेंसिटी है, वाटर डब्ल्यू क्या वाटर कंटेंट आपका सॉइल का है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़िए। वाइड रेशियो इज सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। भाई बिल्कुल सही बात है कि जो वाइड रेशियो आपका होता है, ये वाइड रेशियो की डिफिनेशन दे रखा है कि डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये बात तो बिल्कुल सही बात है। फिर क्या, द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई का टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये भी बिल्कुल बात सही है, लिखा है। द बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल डिफाइंड एज द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। बिल्कुल सही बात है भाई, ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन बड़ा देखने के बाद गलत मतलब जो है वो टफ ही नहीं होता, आसान क्वेश्चन भी होते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे जो है 16 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये बनते भी हैं। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई विंड, अगर कोई सॉइल आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है हवा के द्वारा, जैसे अभी हमने बताया कि जो हमारी रॉक होती है उस रॉक के ऊपर वेदरिंग एजेंट कुछ कार्य करते हैं, इनकी वजह से उनका क्या होता है डिपोजिशन सॉरी उनका जो है वेदरिंग होती है, मतलब उनका इरोडेड हो जाती हैं और उनमें अंदर जो है डिग्रेड हो जाती हैं, ठीक है। तो जो इरोजन पार्टिकल होता है उनको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी अपने एक स्थान से ले जा करके दूसरे स्थान ले जाने की कोशिश करती है। जब वो ले जाती हैं तो उनके लिए कुछ फिजिकल या हम कहें ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी काम करती है। जैसे अगर हम बात करें विंड हो गया, हवा, मतलब कोई सॉइल का पार्टिकल है यहाँ पे, अब अगर हवा इसको आएगी ऐसे इसको उड़ा के ले जाएगी तो ले जाकर कहीं पे जमाएगी, सपोज यहाँ पे आकर जम गई। अब जमने के बाद इस सॉइल का जो नाम दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एओलियन सॉइल या वायवीय मृदा कहते हैं। तो मतलब हवा के द्वारा बने तो क्या हो जाएगा, एओलियन सॉइल हो जाएगा। एक आपको दिख रहा है एलोवियल, तो जो रनिंग वाटर के थ्रू अगर आपका पानी फ्लो होकर के सॉइल का निर्माण कर रहा है रनिंग वाटर, अगर वो जाकर के समुद्र के तली पे जम रही है उसके मुहाने पे तो मैराइन सॉइल। लेकस्टाइन क्या होगा, अगर वो जाकर के झीलों की तली पे जम रही मृदा कोई लेकस्टाइन बेड लेक ऑफ बेड पे होती हैं तो लेकस्टाइन सॉइल होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका है
लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल मास इज 20% एंड प्लास्टिक लिमिट इज 25%, देन द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल। तो आपको पता है प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, IP इक्वल टू WL माइनस के WP, जहाँ पे WL कितना आपका है 20, WP कितना का 25, तो कितना हो जाएगा ये -5। तो -5 कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती IP की, वो हमको जीरो ही दिखना पड़ता है। तो यहाँ बहुत लोग -5 कर देंगे, लेकिन -5 नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ सॉइल होगा जीरो होगा, इसको हम लोग कहेंगे नॉन प्लास्टिक सॉइल कहेंगे। ठीक है, निगेटिव वैल्यू नहीं हम लोग नहीं काउंट करते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन पढ़ो। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल इज द वाइड स्पेस बिटवीन द सॉइल ग्रेन इज फिल्ड विद पार्सली विद एयर एंड पार्सली विद वाटर। कह रहे हैं कि अगर कोई पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है, मतलब कि अगर कोई पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है, PST सॉइल अगर आपकी है, तो इसको आपको पता है इसमें सॉलिड भी होता है, और यहाँ पे जो आपका वाइड होता है, उस वाइड में आपका जो है वाटर भी होता है और आपका एयर भी होता है। तो अगर वाइड में वाटर भी है, एयर भी है, तो उसको हम लोग कहेंगे पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। तो ऑप्शन नंबर जो ये बात पहली बात कह रहा है कि जो पार्सली सैचुरेटेड सॉइल है उसमें वाइड में आपका वाटर भी होगा, एयर भी होगा, तो बिल्कुल सही बात है। परफेक्टली सैचुरेटेड सॉइल मतलब क्या होगा कि सैचुरेशन आपका 100% है, पूरा का पूरा जो वाइड है वाटर से भरा हुआ है, तो वाइड आर कम्प्लीटली विद फिल होता है, ये भी बात बिल्कुल सही बात है। इन ड्राई सॉइल द वाइड आर कम्प्लीटली फिल विद एयर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ बहुमूल्य उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, रेशियो ऑफ डिफरेंट बिटवीन द वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट लूजेस्ट स्टेट एंड इट नेचुरल वाइड रेशियो टू द डिफरेंस बिटवीन द वाइड रेशियो इन द लूजेस्ट स्टेट फुल्ली डेंस स्टेट। आपको पढ़ते ही लग गया होगा कि जो फार्मूला इंडिकेट कर रहा है वो यही ई मैक्स माइनस के ई नेचुरल डिवाइड बाई के ई मैक्स माइनस के ई मिनिमम। ये किसका होता है, डिग्री ऑफ डेंसिटी का होता है। उसी डिग्री ऑफ डेंसिटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के नाम से जानते हैं, उसी रिलेटिव डेंसिटी को डेंसिटी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से एक और पूछता है कि अगर मान लो डेंसिटी इंडेक्स का मान 0 से 15 के बीच में है, 0 से 15 के बीच में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं वेरी लूज सॉइल। अगर डेंसिटी इंडेक्स का मान 15 से 35 के बीच में है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लूज सॉइल। अगर 35 से 65 के बीच में है, तो क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे मीडियम डेंस सॉइल। अगर 65 से 85 के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंस सॉइल। अगर 85 से 100 के बीच में, उसको क्या कहेंगे, उसको वेरी डेंस सॉइल। और जो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को रिप्रेजेंट करता है, कोहेजनलेस सॉइल के लिए डिफाइन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा है इस तरीके से है कि वाइड रेशियो दे रखा है 0.67, वाटर कंटेंट 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। आपको मैंने क्वेश्चन करा रखा है पहले भी, E/SR बराबर W/GS से लगेगा, तो आप इसको होमवर्क में करके बताना है। तो होमवर्क लगभग 3 क्वेश्चन हो गए, आपको ध्यान रखना। विच द फॉलोइंग, वीडियो को पॉज करिए, अभी वीडियो पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है, तुरंत से। विच द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन रेजिडुअल सॉइल। जो आपकी रेजिडुअल सॉइल होती है उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। भाई देखो, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जब भी फार्मेशन होगा सॉइल का, तो वहाँ पे दो चीज़ें, एक रेजिडुअल एक ट्रांसपोर्टेड। रेजिडुअल मतलब हो गया कि स्थानीय, अगर यहाँ पे सॉइल पार्टिकल का अगर यहाँ से इरोज हुआ, इरोज होने को यहीं पे ही जम गई है मृदा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये रेजिडुअल सॉइल है, और इसके जमने में किसी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का कोई सहयोग नहीं होता। कि अगर मान लो ये सॉइल जम रही है यहाँ पे, तो कोई ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी आएगी उसका सहयोग करेगी, नहीं भाई। इसके जमने में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी का सहयोग नहीं होता, ना ही ग्लेशियर काम आएगा, ना ही वाटर, ना ही विंड। तो ऑप्शन हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वाइड रेशियो ऑफ सॉइल सैंपल हुज पोरोसिटी इज पॉइंट। देखो यहाँ पे वाइड रेशियो पोरोसिटी, वाइड रेशियो पोरोसिटी बार बार आ रहा है, पर वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपको लगता नहीं है कि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो इनकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि आप आसानी से कर पाओ। 0.452 दे रखा है वाइड रेशियो, पोरोसिटी निकालना क्या वाइड रेशियो, तो क्या लेसन होता है, इज इक्वल टू 1 माइनस एन माइनस 1 अपन एन माइनस एन अपन 1 माइनस एन। तो 0.452 ऊपर हो जाएगा, और 1 में से जब घटाओगे 0.452 को, तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, 9 से 5 गए 4, 9 से 4 गए 0.548 आ जाएगा। मतलब कि कितना हो जाएगा, 0.452 डिवाइड बाई 0.548। अब इसको काटने में दिक्कत हो रही होगी, तो इसको एक होता है एनालिटिकल मेथड, क्या करोगे, 0.452 को कर दोगे 0.450 और 0.458 को कर दोगे 0.550। 5 से काटोगे 5 9 45, 5 के 9 11 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 0.9, 11 9 99 या 11 88 के आसपास जाएगा। तो 0.8 से जो क्वेश्चन जो आंसर शुरू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखोगे
0.8 से एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक भाई, तो ऐसे किया जाता है एग्जाम हॉल में बैठ करके। और हम लोग में से हम ही लोग पहले क्या करते थे, इस क्वेश्चन को छोड़ देते थे और एक नंबर हमारा कम हो जाता था। पर नहीं, अब ऐसे क्वेश्चन को भी हमको टैकल करके आना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसे क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। आपको लग रहा है बहुत छोटा क्वेश्चन है, पर एग्जाम हाल में इन्हीं क्वेश्चन गलत होते हैं। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके गलत नहीं होते, या तो आप उन्हें कर नहीं पाओगे और गलत होंगे तो ऐसे क्वेश्चन ही गलत होते हैं। अभी DDJ का एग्जाम हुआ है, उसमें लोगों की जो गलतियां हुई हैं वो सिंपल क्वेश्चन ही गलत हुए हैं। जो हार्ड था, जो स्टेटमेंट वाला था, क्योंकि जो हार्ड होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है, उनको आप अच्छे से करते हो, अच्छे से। जो छोटा हल्का फुल्का क्वेश्चन होता है, आप उसको ऐसे उड़ाते हो, गलती वही होती है। ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन ये भी आपको करना है होमवर्क में 59, और एक क्वेश्चन आपको करना है 60। ये भी दोनों होमवर्क में आपको करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। एयर कंटेंट प्लस सेचुरेशन इक्वल टू 1 कर देना, यहाँ से सेचुरेशन परसेंटेज एयर वाइड निकल जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, नहीं आता हम इसको करा देंगे कल। तो आज की क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं, तो रोजाना हमारी 20 क्वेश्चन ही होते हैं। और हमारी 2 क्लास होती है, एक सुबह 10 बजे, एक शाम को 10 बजे। तो रोजाना हम लोग 40 क्वेश्चन सोशल कर रहे हैं। जब हमारा सॉइल कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आप लोगों से पोल करा लेंगे कि आप लोग क्या करने वाले हो, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बाकी आज क्लास में बस इतना ही, तब तक मिलते हैं तो नेक्स्ट में। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।